हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 24। तो सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 24 में है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। सो क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर्स में अगर इंक्वायरी और ट्रायल होती है तो उसका एक जो प्रोसीजर है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो पूरी चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो अब हम उसका सबसे पहले ये करते हैं कि ये एक तरह से हम क्या करते हैं, इसके सेक्शंस का मैप बना लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से सेक्शंस कहाँ कहाँ फॉल होते हैं। तो अब देखिए सबसे पहला सेक्शन, अब देखिए इसमें टोटल सेक्शन है सेक्शन 300 से 327 तक, ठीक है, 300 से 327 तक। फिर इसके बाद जो भी चैप्टर आता है आप देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 25 आता है प्रोविजंस एज टू एक्यूज्ड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। तो अब आगे जितने भी प्रोविजंस है वो सब किस पे फॉल करेंगे, वो सब इस पे फॉल करेंगे कि देखिए इंक्वायरी और ट्रायल किस तरह से की जा रही है। इंक्वायरी और ट्रायल के ऊपर ही ये सब चीजें जो है वर्क करती हैं। अब देखो इसमें सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 300। सेक्शन नंबर 300 जो है वो इस चीज के बारे में बता रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी, यानी कि दो बार किसी भी इंसान को सेम चीज के लिए, सेम ऑफेंस के लिए दो बार उसे जो है एक्यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसमें। देन इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 301 में 301, 302, 303 एंड 304। ये एक कटघरा है कोर्ट का, उसी के अंडर हो रहा है, ठीक है। अब ये जज है, ये क्या है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और ये जो है ये अक्यूज है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की साइड क्या है, सेक्शन 301 में है अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये क्या है, यहां से आया, ये मान लो ये दरवाजा बना दो, ठीक है, डोर नॉब वाला, ये इससे यहां से क्या किया, अपीयरेंस किया, अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन सेक्शन नंबर 302 में है परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है, ठीक है, किस चीज के लिए, परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। अब फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 303 में 303 में कहा आ गए हम लोग, एक्यूज के पास आ गए। एक्यूज के पास क्या हो गया 303 में, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड। अब यहाँ पे क्या है, इसकी राइट है कि इसको क्या मिलेगा, एक लॉयर मिलेगा, ठीक है, एक लॉयर मिलेगा। अब फिर क्योंकि इसका राइट है कि ये डिफेंड हो सके। देन इसके बाद यहाँ पे कहा आ जाते हैं 304 पे 304 पे क्या है, लीगल एड टू अक्यूज एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केस। क्या है यहाँ पे, लीगल एड है किसमें, स्टेट एक्सपेंस पे, ठीक है, लीगल एड एट स्टेट्स एक्सपेंस। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 305। 305 जो है इन सब के एम्बिट से बाहर है, इसलिए ये थोड़ा अलग लिखा हुआ है। क्या है, प्रोसीजर व्हेन कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन एक्यूज। ये क्या है, कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड सोसाइटी क्या है, एक्यूज है। ये कहाँ जा रही है, ये एक्यूज है, ठीक है। ऐसे ऐसे एरो बना दो तो क्या है कि ये इधर और ये इधर, ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एक्यूज है। तो इसको क्या है, हम लोग रेड पेन से भी मार्क कर सकते हैं। एक तो इसको रेड पेन से मार्क कर दो और एक तो इसको रेड पेन से मार्क कर दो, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 306, 307 और 308 पे। ये क्या है, टी बनाया हुआ है, क्यों, टेंडर ऑफ पार्डन। अब 306, 307 और 308 जो है ये ऐसे ही फॉल करेगा। क्या होगा 306 में, टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस, ठीक है, ये किसको है, अकम्प्लिस को है। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 307। क्या है, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। ये क्या है, पावर टू डायरेक्ट, ठीक है, कि टेंडर ऑफ पार्डन कैसे होगा। देन सेक्शन नंबर 308 पे है ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद कंडीशंस ऑफ पार्डन, ठीक है, इसमें कंडीशंस दी हुई है तो वो नहीं फॉलो हो रही है तो क्या हो जाएगा, ट्रायल हो जाएगा, ठीक है। कंडीशंस नहीं फॉलो कर रहा है कोई तो क्या हो जाएगा, ट्रायल हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 309 पे। क्या हो गया हमारा, पहले 300 हो गया, 301, 2, 3, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8 हो गया टी पे। अब 9 क्या है, पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स। अब इसमें क्या है, रोक दो, ठीक है, पोस्टपोन कर दो या एडजर्न कर दो, पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स। अब ये क्यों है, कैसे है, ये अब हम इसके लिटरेचर पे देखेंगे। देन इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 310, 11, 11A, 12 और 13। अब ये क्या है, ये एक लोकल एरिया बना दो, मान लो एक रास्ता बना दो, क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट होता है लोकल इंस्पेक्शन पे। तो 310 पे क्या है, लोकल एरिया बना दो। फिर आप ना घर घर इंस्पेक्ट कर रहे हो। फिर इसके बाद आते हो सेक्शन नंबर 311 पे। इसमें क्या कर रहे हो, विटनेस को समन कर रहे हो, ठीक है, किसी घर में जाकर के विटनेस को बोल रहे हो कि तुम समन हो गए हो, आओ तुम एग्जामिनेशन दो। फिर उसके बाद 311 अमेंडमेंट से क्या किया गया है कि इसमें जो है विटनेस अपने स्पेसिमेन दे सकता है, ठीक है, तो ये इसी के अंडर कर दो।
फिर उसके बाद 312 में क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस। अब जो इनके एक्सपेंसेस है वो कौन पे करेगा वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद 311 में है पावर टू एग्जामाइन द एक्यूज। अब इसको क्या है, एग्जामाइन करना है, किसको, अक्यूज को एग्जामाइन करना है, ठीक है। किसका एग्जामिनेशन हो रहा है, अब देखो विटनेस आ गया, विटनेस के बाद अब किसका एग्जामिनेशन होगा, अक्यूज का ही एग्जामिनेशन होगा। अब क्या है, हम लोग अक्यूज के एग्जामिनेशन तक आ गए। यहाँ पे क्या है, एग्जामिनेशन खत्म हो गया। अब क्या क्या चीजें खत्म हो गई हैं, पता चल गया कि प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन, विटनेस वगैरह आ गए, एग्जामिनेशन हो गया। अब क्या है, लास्ट में स्टार्ट हो रहा है ओरल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। 314 में ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ओरल आर्ग्यूमेंट हो रहा है। देन इसके बाद कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 315, 16, 17 एंड 18। ये जो है ये 4 सेक्शंस, इनको एक साथ कर लो। कितना पेयर है ये, 4 का है, सॉरी ग्रुप है ये, इनको एक साथ कर लो। क्यों, ये किस चीज से रिलेटेड है। अब देखो 315 है, लिखा ही हुआ है इसमें, क्या है कि अक्यूज जो है, अक्यूज पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। अक्यूज क्या है, इज इक्वल्स टू विटनेस, ठीक है। ये अक्यूज है, अक्यूज इज इक्वल्स टू कॉम्पिटेंट विटनेस। कॉम्पिटेंट विटनेस है, क्यों है, कब है, कैसे, ये हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 316 में है नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज टू इंड्यूस, क्या है, डिस्क्लोजर। अब ये क्या है, ये एक इंजेक्शन है, ये क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। नो नथिंग टू इंड्यूस इन्फ्लुएंस, ठीक है। इन्फ्लुएंस किस चीज का, डिस्क्लोजर। और कुछ भी इसको ऐसा नहीं दिया जाएगा कि ये जो है इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा अक्यूज को, ताकि वो डिस्क्लोजर कर दे। देन इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 317 में। 317 में ऐसा बताया गया है कि प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज इन सर्टेन केसेस। अब क्या है, ये है प्रिंटिव प्रेजेंट है, अक्यूज क्या है, एब्सेंट है। तो प्रोविजंस की जब अक्यूज एब्सेंट हो तो क्या होगा। अब इधर क्या है, अक्यूज को चीजें समझ ही में नहीं आ रही हैं, किसमें, सेक्शन नंबर 318 में। अक्यूज को चीजें समझ में नहीं आ रही है, बोल रहे हैं, तो क्या है इसमें, अक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग्स 318 में। फिर इसके बाद देखिए ये पूरा एक सेट कंप्लीट हो गया। अब 319, जो भी एक सेट होता है उसके बाद बीच में एक ही अलग सा ऐसा सेक्शन होता है जो अलग थलग होता है, ठीक है। इसमें क्या है, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन्स अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। अब क्या है कि मान लो कोई एक ऑफेंस है, वो किसी के अगेंस्ट चल रहा है, और फिर बाद में अपीयर होता है कि नहीं ये तो दूसरे इंसान के भी अगेंस्ट है, तो उसके अगेंस्ट भी क्या है, वो ऑफेंस चलेगा, तो उसकी पावर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, क्या है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 320 में। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से समझना और बाकी आईपीसी पे इसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आ जाते हैं हम ये ट्राइंगल पे। ये एक सेट है जो सेक्शन 321, 322 और 323 बताता है। इसमें क्या है, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन से ही विड्रॉल कर लो तो क्या होगा, ट्रायल वगैरह नहीं होगा। फिर इसमें क्या है, वेयर क्या है, वेयर मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द केस, तो क्या है, इधर कुछ जजमेंट जो है वो नहीं आएगा। इधर क्या है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल कमिटल ऑफ केस हो जाएगा बाय मजिस्ट्रेट, तो क्या हो जाएगा, मजिस्ट्रेट जो है उसमें जजमेंट नहीं दे पाएगा, तो एंड रिजल्ट जो है इसका नहीं आता है जो नॉर्मली केस में आना चाहिए, इसलिए इसका जो है एक अलग सेट ही बना दिया गया है। अब हम आते हैं इसके एक नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें 324, 325, 326 और 327 4 ही सेक्शंस हैं, इसलिए इसको मतलब इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 327 है तो उस पर करना है कि कोर्ट टू बी ओपन, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 324 में है ट्रायल ऑफ पर्सन्स प्रीवियसली कन्विक्टेड। प्रीवियसली कन्विक्टेड है जो पर्सन्स किस चीज के लिए, जिनके में लग चुका है क्वाइंस और स्टैम्प लॉ। ये कौन सा है, ये चैप्टर नंबर 18 में आता है, ठीक है। क्वाइंस, स्टैम्प लॉ वगैरह वगैरह जो भी चीज आती है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट क्वाइनेज, इसमें काफी बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स हैं। देन इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 325 में। इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर। अब क्या है, अगर मजिस्ट्रेट जो है वो सफिशिएंटली सीवियर सेंटेंस नहीं पास कर सकता है तो क्या, कब, कैसे, वो इसी में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद 326 में है कि मान लो अगर एक जज ने थोड़ा रिकॉर्ड किया है कन्विक्शन या कमिटमेंट, ठीक है, एविडेंस है, और दूसरा जज बाकी का रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्डिंग जो है हाफ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, इसमें हाफ हो रही है, इसमें हाफ हो रही है, तो क्या प्रोसीजर होगा। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 327, कोर्ट टू बी ओपन। 327, अब इसके हिसाब से 300 से लेकर के 327 तक हमारे जो है सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं।
इसके अभी हमारे प्रोविजंस करने बाकी हैं। तो अब हम चलते हैं प्रोविजंस पे। इसके ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स होंगे और पहले पार्ट की जो ये वीडियो चलेगी, मतलब पहले पार्ट का जो ट्रिक्स हैं वही सेकंड पार्ट में यूज होंगे। अदरवाइज जो है वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी और 2 बार पूरी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। सो जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज इन ट्रायल। अब इसका फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 300। सेक्शन नंबर 300 क्या है? एक तरह से एक बारिंग प्रोविजन है। वो क्या करता है बार? वो ये बार करता है कि आप दूसरी बार कोई भी सेम केस किसी एक कन्विक्ट को, जिसको ऑलरेडी जो कन्विक्ट हो चुका है, उसको सजा मिल चुकी है उन सब चीजों की, उसको आप फिर से क्या है, आप फिर से उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बार बार किसी एक इंसान को कि उसने एक बार गलती की है और उसके लिए उसे सजा मिल गई, तो उसके लिए आप बार बार परेशान नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके प्रोविजंस को पढ़ने। तो इसमें है अ पर्सन हु हैज वंस बीन ट्राइड। अब उसको में क्या हो जाना चाहिए? पहले तो एक बार उसको ट्रायल हो जाना चाहिए उसका बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। अब उसको ट्राई किसमें? कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में। और फिर इसके बाद कन्विक्टेड और एक्विटेड। कन्विक्शन, देखो ट्रायल होना जरूरी है, ठीक है, और फिर कन्विक्शन हो चाहे एक्विटल हो। जरूरी नहीं है कि उसका एक्विटल हुआ है तो तुम फिर से केस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जब तक कन्विक्शन ना हो तब तक तुम केस करो। यह है कि एक बार ट्रायल हो गया तो मतलब ठीक है, एक बार सुन लिया गया, ऑडी अल्ट्रम पार्टम दोनों साइड्स को हर्ट कर लिया गया है। अब इसमें क्या है? ऑफेंसेज एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड ऑफ सच ऑफेंस शैल, while such conviction or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offense nor on the same facts। ठीक है, for any other offense for which a different charge, क्या है, सेम ऑफेंस पे सेम फैक्ट्स पे आप उसको क्या है नहीं कर सकते। फॉर विच अ डिफरेंट चार्ज, अगर उसके लिए डिफरेंट चार्ज भी है तो भी। वन मेड अगेंस्ट हिम माइट हैव बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 221 और फॉर विच ही माइट हैव बीन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2 देयरऑफ। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस लग रहा है, 221 में क्या है, डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस लग रहा है तो दूसरा ऑफेंस लगा लो, ऐसा नहीं है। एक बार ट्रायल हो गया तो ठीक है। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज है एक्सेप्शन, अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड बाय एनी ऑफेंस। वो किसमें है? क्लॉज 2 में है। एक पर्सन है, वो क्या है, एक्विटल हो गया, उसका कन्विक्शन हो गया, कैसे? ऑफ एनी ऑफेंस मे बी आफ्टरवर्ड्स ट्राइड विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एनी डिस्टिंक्ट ऑफेंस फॉर विच अ सेपरेट चार्ज मस्ट हैव बीन मेड अगेंस्ट हिम एट द फॉर्मर ट्रायल अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 220। अब देखो इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लो कि फिर से ट्राई करना है कि नहीं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछ करके ये हो सकता है। ये क्या है? एक्सेप्शन है किसका? फर्स्ट क्लॉज का, कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से डिफरेंट चार्ज, अगर चार्जेस वाला कंफ्यूजन है तो ही होगा। इसमें देखो एक्सेप्शन भी ऐसा नहीं दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी उस पर नहीं कर सकती है कि किसी भी उस पर कर लो भैया, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ तब कर सकती है जब 221, 220 वगैरह पे क्या है, कंफ्यूजन ऑफ चार्जेस है कि चार्ज कौन सा लग रहा है, तो उस पे कर सकती है ये। ठीक है, तो एक्सेप्शन को जो है हम लोग पिंक से मार्क कर देंगे, है ना। मे बी, उसमें भी है कि मे बी, जरूरी नहीं है, शैल वैल नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। क्या है? पर्सन जो है अगर किसी भी ऑफेंस से कन्विक्ट किया जाता है, कंस्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट कॉजिंग कॉन्सिक्वेंसेज विच टुगेदर विद सच एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ डिफरेंट ऑफेंस फ्रॉम दैट ऑफ विच ही वॉज कन्विक्टेड, मे बी afterwards tried for such last mentioned offense if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted। अब इसमें सिंपली ये है कि देखो एक पर्सन है, उसको क्या कर लिया गया, कन्विक्ट किया गया है किसी भी ऑफेंसेस से, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट, किसी भी एक्ट से कॉजिंग कॉन्सिक्वेंसेज विच, अब क्या कर रहे हैं, देखो टुगेदर विद सच एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ डिफरेंट ऑफेंस। कोई एक ऑफेंस किया है, वो किसी और के साथ ऐड कर दो तो क्या है, वो डिफरेंट ऑफेंस बन गया, वो ऑफेंस ही डिफरेंट ऑफेंस बन गया। फ्रॉम दैट ऑफ विच ही वॉज कन्विक्टेड, अब डिफरेंट ऑफेंस है, फ्रॉम दैट विच ही वॉज कन्विक्टेड, मे बी आफ्टरवर्ड्स ट्राइड फॉर सच लास्ट मेंशन ऑफेंस इफ द कॉन्सिक्वेंसेज हैड नॉट हैपेंड और वर नॉट नोन टू द कोर्ट टू हैव हैपेंड एट द टाइम व्हेन ही वाज कन्विक्टेड। अब कन्विक्शन के टाइम पे, अब देखो इसमें सिंपली यही चीज है कि अगर एक बार डील कर लिया गया तो फिर से कोर्ट डील नहीं करेगा उस चीज को, कोर्ट के पास फालतू टाइम नहीं है। ठीक है, पर अगर दूसरी उस बार डील नहीं किया गया है और कोई नया ऑफेंस बन रहा है तो कोर्ट के लिए ये है कि कोर्ट को सुनना चाहिए।
तो फिर से क्या हो जाएगा, एक नया केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट ऑफेंस है और उस डिफरेंट ऑफेंस को या चेंज इन सर्कमस्टांसेस कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सुना है। तो क्या है इसमें, ये भी एक तरह से क्या आ गया, एक्सेप्शन हो गया कॉन्सिक्वेंसेस पे, एक्सेप्शन 2। ठीक है, इसको भी पिंक से ही एक तरह से मार्क कर दें। फिर इसके बाद आ जाएगा 4, क्लॉज नंबर 4। इसमें क्या है, अ पर्सन एक्विटेड or convicted at any offence constituted by any act may, notwithstanding such acquittal or conviction, be subsequently charged with and tried for any other offence constituted by the same acts which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offence with which he is subsequently charged। अब इसमें क्या है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है तो वो चार्ज कर दे, कॉम्पिटेंट कोर्ट है, अगर नया जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट है, पहला जो था वो कॉम्पिटेंट नहीं था, तो क्या है कि फिर से वो उसको उस केस को ट्राई कर सकते हैं, फिर से दोबारा उस केस को ट्रायल हो सकता है, क्योंकि पहला ट्रायल जो था वो उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लॉज है, अ पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 में अगर बंदा डिस्चार्ज हो जाता है, शैल नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, फिर से ट्राई नहीं होगा सेम ऑफेंस के लिए, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। अब इसमें क्या है, कोर्ट जो है कंसेंट दे रही है 258 में, बाय विच ही वॉज डिस्चार्ज और ऑफ एनी अदर कोर्ट टू विच द फर्स्ट मेंशन कोर्ट इज सबॉर्डिनेट, या फिर कोई और कोर्ट जिसका फर्स्ट मेंशन कोर्ट जो है वो सबॉर्डिनेट है, कि डिस्चार्ज करने के बाद भी फिर से क्या हो सकता है, केस हो सकता है, अगर वो 258 में है प्लस कोर्ट की जो है कंसेंट मिल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद जो लास्ट क्लॉज है वो 6 है, नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट और ऑफ सेक्शन 188 ऑफ दिस कोड। ठीक है, 188 और 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट को कुछ भी कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें एक्सप्लेनेशन में डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेन, एक्सप्लेनेशन है, द डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेन और अ डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉट एन एक्विटल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। अब देखो, एक्विटल मतलब छोड़ दिया गया है, बाइज्जत बरी किया जाता है, बट अगर उस केस को डिसमिस कर दिया जाए कि केस डिसमिस हो गया, यानी कि सुना ना जाए, नो हेयरिंग, सुना ना जाए, कोई ट्रायल ना हो, उसमें मजिस्ट्रेट क्या करे, एडजुडिकेशन ना करे, एडजुडिकेशन ही नहीं हो, या एडजुडिकेशन का मतलब होता है जहां मजिस्ट्रेट जो है या फिर जज जो है वो अपना माइंड अप्लाई करे। कौन सा माइंड? जुडिशियल माइंड। तो अगर जज ने किसी भी केस में अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है तो वो उस केस को फिर से सुन सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं सुनेंगे। तो इसमें डिसमिसल और डिस्चार्ज का यही मतलब है कि वो एक्विटल नहीं है, छोड़ दिया गया है, तो ये नहीं है कि उस इंसान को छोड़ दिया गया, इसका मतलब है केस ही नहीं सुनना। अब इसके इलस्ट्रेशंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको करते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इसका, ए इज ट्राइड अपॉन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट, चोरी का इल्जाम लगा है उस पे, कैसे? एज अ सर्वेंट एंड एक्विटेड, उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। He cannot afterwards, while the acquittal remains in force, be charged with the theft as a servant or upon the same facts, with theft simply or with criminal breach of trust। अब देखो, उस पे एक इल्जाम लग चुका है थेफ्ट का, अब थेफ्ट एज अ सर्वेंट वगैरह वगैरह करके और भी सारे सेक्शंस हैं आईपीसी में। अब अलग अलग चीज नहीं हो सकती, ये नहीं कि तुम बता दो कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी तुम उसका वो नहीं चेंज कर सकते हो। देखो, उसको चोरी का जो है उसके लिए वो एक्विट कर दिया गया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम चोरी बाय दिस, चोरी बाय दैट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट तोड़ा, ये सब नहीं कर सकते, वो सब जो है एक ही चीज से लिंक्ड है। नेक्स्ट इसके बाद इसका सेक्शन इलस्ट्रेशन है, ए इज ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है, और फिर उसके बाद उसको क्या है, कन्विक्ट कर दिया गया है। ठीक है, द पर्सन इंजर्ड आफ्टरवर्ड डाइज, ए मे बी ट्राइड अगेन फॉर कल्पेबल होमिसाइड। अब देखो, इसमें क्या है, इसको चोट लग गई है, ठीक है, तो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में क्या आता है, एक तो हर्ट हो गई है यानी कि उसको चोट लगी है, फिर इसके बाद ये डेथ। आउटकम क्या है इस चीज का कि डेथ हो गई है, इसमें क्या है, चोट लग गई है, तो डेथ हो गई है उसके लिए तो कल्पेबल होमिसाइड में करोगे ही ना ट्राई। अब हर्ट हो गई है तो उसके लिए थोड़ी ट्राई करोगे, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो इसको कन्विक्ट भी कर लिया गया है और फिर इसके बाद कन्विक्शन के बाद इसमें क्या है, रिजल्ट दूसरा आ गया है, आउटकम दूसरा आ गया है और डेथ के लिए कॉज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सी, ए इज चार्ज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड कन्विक्टेड ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड ऑफ बी, ए मे नॉट आफ्टरवर्ड्स ट्राइड ऑन द सेम फैक्ट्स फॉर द मर्डर ऑफ बी। ठीक है, अब कल्पेबल होमिसाइड इज इक्वल्स टू मर्डर, ऑल्दो दोनों में अलग अलग चीजें लगती हैं, बट अगर कोई कल्पेबल होमिसाइड के लिए हो गया है, चार्ज कर दिया गया है, तो उसको मर्डर के लिए भी तो सुना होगा। जैसे ऊपर वाला केस था, ऊपर वाले केस में अगर हर्ट के लिए सुना था तो ये थोड़ी है कि उसको डेथ के लिए सुना था। ठीक है, बट कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या है, रिजल्ट तो एक ही था कि डेड बॉडी आ गई है, कोई डेथ हो गई है,
तो इसमें जो है डेथ से रिलेटेड सुना था, तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को जो है सेपरेट किया ही गया होगा, यानी कि सुना ही गया होगा। अब जब हेयरिंग हो ही चुकी है तो उसके लिए फिर से हेयरिंग करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है डी वाला, ए इज चार्ज बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद एंड कन्विक्टेड बाय हिम ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू बी। क्या है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने क्या किया, कन्विक्ट किया है कि तुमने जानबूझ करके क्या किया है, चोट पहुंचाई है बी को। ए मे नॉट आफ्टरवर्ड्स बी ट्राइड फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू बी। अब क्या है, ग्रीवियस हर्ट और जो हर्ट है वो सिमिलर टाइप के ऑफेंसेस हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ग्रेविटी डिग्री ही तो पता कर रहा है। अब कि अगर कोई एक ऑफेंस जो है वो ट्राई किया जाता है तो उसकी जो डिग्री है वो तो देखी ही जाती है, तो उसके बाद फिर से इस चीज पे नहीं हो जाएगा कि तुम हर्ट के बाद तुम ग्रीवियस हर्ट ट्राई करो, अनलेस द केम्स कम्स विद इन सबसेक्शन 3 ऑफ दिस सेक्शन। अब सबसेक्शन 3 ऑफ दिस सेक्शन को तुम देखोगे। अब सबसेक्शन 3 क्या है, सबसेक्शन 3 एक बार जल्दी से देख लेते हैं। क्या है सबसेक्शन 3, एक्सेप्शन है। किस चीज का सबसेक्शन है, कि कॉन्सिक्वेंस कुछ और होता है, ठीक है, और फिर डिफरेंट ऑफेंस कॉज होता है किसी और चीज से एड अप होकर के, और डिफरेंट ऑफेंस जो है वो ट्राई नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। वैसे ही कॉन्सिक्वेंस वाला था वही हर्ट मर्डर वाला, हर्ट और फिर इसके बाद मर्डर कल्पेबल होमिसाइड वाला। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसमें ई में, ए इज चार्ज बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास विद एंड कन्विक्टेड बाय हिम ऑफ थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ बी। ए में सब्सिक्वेंटली भी चार्ज विद एंड ट्राइड फॉर रॉबरी ऑन द सेम फैक्ट्स। ठीक है, रॉबरी में भी आप सेम फैक्ट पे ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आती है एफ, ए बी एंड सी आर चार्ज बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद एंड कन्विक्टेड बाय हिम ऑफ रॉबिंग डी। ठीक है, ए बी एंड सी में आफ्टरवर्ड्स भी चार्ज विद एंड ट्राइड फॉर डेकोइटी ऑन द सेम फैक्ट्स। डेकोइटी कितने लोगों का होता है? 5 लोगों का होता है, और फिर उसी में डेकोइटी पे भी आप कर सकते हो। क्यों? रॉबरी के बाद अगर बाद में पता चलता है कि ए बी सी प्लस 2 अदर मेंबर्स और इन्वॉल्व थे, तो उनको डेकोइटी के लिए कल वो कर दिया जा सकता है। अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 301। 301 क्या बोलता है? अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 301 एंड 302 जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड है। 303 और 304 जो है वो अक्यूज से रिलेटेड है। अब इसको जल्दी से कर लेंगे। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस में अपीयर एंड प्लीड विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी बिफोर एनी कोर्ट। क्या करेंगे? प्लीड करेंगे विदाउट रिटन अथॉरिटी बिफोर एनी कोर्ट इन विच दैट केस इज अंडर इंक्वायरी, ट्रायल्स और अपील। ये हो गया विदाउट रिटन अथॉरिटी, वो लोग प्लीड करेंगे, आएंगे सामने फिर प्लीड करेंगे। नेक्स्ट है, इफ इन एनी सच केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट्स अ प्लीडर टू प्रोसिक्यूट एनी पर्सन इन एनी कोर्ट, the public prosecutor, assistant public prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution, and the pleader so instructed shall act therein under the direction of the public prosecutor, assistant public prosecutor, and may with the permission of the court submit written arguments after the evidence is closed in the case. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या है? वो लोग सिर्फ पब्लिक केसेस यानी कि स्टेट के साइड से डील करते हैं। बट अगर इसमें कोई प्राइवेट पर्सन बोल दे कि ठीक है आप हमारे साइड से केस लड़िए, या फिर ऐसा केस आया है, तो वो लोग क्या करेंगे? कोर्ट की परमिशन से आर्ग्यूमेंट जो है वो आफ्टर द एविडेंस इज क्लोज इन द केस, आर्ग्यूमेंट जो है वो सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 302। इसमें क्या है? परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए परमिशन चाहिए, तो इसमें क्या है? कोई भी मजिस्ट्रेट जो इंक्वायर कर रहा है, ट्राई कर रहा है, वो क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करवाएगा। किसके द्वारा? बाय एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी इंसान से, अदर देन पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर से ऊपर जितने भी, इंस्पेक्टर से लेकर के इंस्पेक्टर के ऊपर, यानी कि इसमें क्या अवॉइड किया गया है? सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ये सब जो लोग हैं इनको हटा करके इंस्पेक्टर से लेकर के उनके ऊपर तक के लोग जो हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? ये कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। बट नो पर्सन अदर देन एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी एंटाइटल्ड टू डू सो विदाउट सच परमिशन। अब इनको करने के लिए क्या है? परमिशन लग जाएगी। फिर इसके बाद है, प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी परमिटेड टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज टेकन पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन पे है पुलिस ऑफिसर जो है इक्वल्स टू इन्वेस्टिगेशन है, तो वो नहीं करवा पाएगा। क्या नहीं करवा पाएगा? प्रोसिक्यूशन कंडक्ट नहीं करवा पाएगा। नेक्स्ट है, एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मे डू सो पर्सनली और बाय अ प्लीडर। अब क्या है? कोई भी इंसान जो है वो कंडक्ट करवा रहा है क्या? प्रोसिक्यूशन या तो खुद करे या तो किसी प्लीडर से करवाए, ठीक है, या एक प्लीडर या फिर कोई ना कोई चाहिए रहता है क्या करने के लिए? प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए।
कौन करवा सकता है? कोई भी मजिस्ट्रेट जो इंक्वायर कर रहा है, इंक्वायरी के थ्रू आता है ना जो केस आता है, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट के पास आता है कंप्लेंट के थ्रू आता है, या तो खुद इंक्वायर कर रहा है या फिर जो पुलिस ऑफिसर है, केस कैसे आया है, या तो कंप्लेंट के थ्रू आया है या तो क्या आया है, पुलिस रिपोर्ट या फिर वगैरह वगैरह कॉग्निजेंस लिया है, ठीक है, किसने लिया है? पुलिस रिपोर्ट, मान लो पुलिस रिपोर्ट के थ्रू आया है या फिर कंप्लेंट के थ्रू आया है, ठीक है, इनके थ्रू आया है, तो वही क्या करवाएगा? कंडक्ट करवाएगा। क्या कंडक्ट करवाएगा? प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करवाएगा। बस वही चीज है। फिर इसके बाद पुलिस ऑफिसर अगर खुद इंटरेस्टेड है, सेल्फ उसने इन्वेस्टिगेट किया है, तो वो उसको कंडक्ट नहीं करवाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 303 एंड 304 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आ जाते हैं। राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड। अब देखो इसमें क्या है 303 में, राइट्स ऑफ पर्सन्स अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड। अब क्या है? डिफेंड होने की उनके पास राइट है। इसमें क्या होता है? एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट और अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस कोर्ट मे ऑफ राइट टू बी डिफेंडेड बाय एनी प्लीडर ऑफ स्टेट। अब इसमें बस इतना याद रखना है कि जो प्लीडर है वो उसकी चॉइस का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लीडर उनकी खुद की चॉइस का होना चाहिए, क्योंकि उनके पास राइट है। ये नहीं कि तुम कोई भी प्लीडर उनके दे दो जो उनके अगेंस्ट काम करे। नेक्स्ट 304 में है लीगल एड टू अक्यूज्ड। किसको? अक्यूज पर्सन को लीगल एड देना। किसके एक्सपेंस पे? स्टेट एक्सपेंस पे। तो इसमें क्या है? लीगल एड अक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। अब वो सब क्या होंगे देखो। वेयर अ ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। किसके सामने? कोर्ट ऑफ सेशन। द अक्यूज इज नॉट, अब देखो नीचे वाले कोर्ट पे तो नहीं बट ऊपर वाले कोर्ट पे। अक्यूज क्या है? नॉट रिप्रेजेंटेड बाई अ प्लीडर and where it appears to the court that the accused has not sufficient means to engage a pleader। अब इससे पता चलता है कि जो प्लीडर है वो गरीब है, उसके पास क्या है? सफिशिएंट मीन्स नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे सबको पे वे करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? accused has no sufficient means to engage a pleader, the court shall assign a pleader। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट shall assign a pleader for his defense at the expense of the state। कोर्ट उसको असाइन करेगा। फिर इसके बाद क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर। हाई कोर्ट क्या करेगा? प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रूल्स प्रोवाइड, मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर। क्या क्या प्रोवाइड करेगा वो? मोड ऑफ सिलेक्टिंग प्लीडर्स फॉर डिफेंस अंडर सबसेक्शन 1, फैसिलिटीज टू बी अलाउड टू सच प्लीडर बाय द कोर्ट्स। अब क्या है? पहले तो देखो तुम कोर्ट को क्या, अब देखो हाई कोर्ट को ये प्रोवाइड करना होगा। कैसे? रूल्स से। क्यों? क्योंकि कोई भी जो है डिफेंडेंट को अपनी मर्जी का प्लीडर तो दे नहीं सकता, तो कोई ना कोई रूल्स होने चाहिए ताकि कोई जो है कोई अपनी अथॉरिटी ना दिखा सके, आर्बिट्रेरी एक्शन ना हो। इसके लिए हाई कोर्ट को क्या है? रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो रूल्स किस लिए होंगे? पहला तो क्या है? मोड ऑफ सिलेक्टिंग द प्लीडर। फिर इसके बाद फैसिलिटीज प्लीडर्स के लिए। क्यों? अब प्लीडर जो है वो करप्ट तो नहीं होना चाहिए ना। देन इसके बाद क्या है? द फी पेबल टू सच प्लीडर बाय द गवर्नमेंट एंड जनरली फॉर कैरिंग आउट द पर्पजेज ऑफ सबसेक्शन 1। क्या है? फी पेबल। किसके लिए? प्लीडर के लिए, इन सब चीजों के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। स्टेट गवर्नमेंट कैसे? नोटिफिकेशन से डायरेक्ट कर सकती है दैट एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी क्लास ऑफ ट्रायल। क्या है? लीगल एड वाली जो चीजें हैं वो एनी क्लास ऑफ, किसी, पहले तो इसमें कौन सी ट्रायल दिया गया है? कोर्ट ऑफ सेशन, COS दिया गया है, बट इसमें किसी भी मजिस्ट्रेट, CJM, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, कोई भी क्लास के लिए ट्रायल लग जाएगा। बिफोर अदर कोर्ट्स इन द स्टेट एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू द ट्रायल्स बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, वही है जो मैंने अभी बताया कि सारे कोर्ट्स पे लग जाएगा जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन पे लगता है। अब आता है सेक्शन नंबर 305। सेक्शन नंबर 305 हमने क्या किया था? अलग से बनाया था क्योंकि ये एक अलग थलग सेक्शन है। इसमें क्या है? प्रोसीजर वेयर कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन अक्यूज। अब देखो अगर कोई अक्यूज है तो उससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है कि वो आएगा, उसको उसका पेरेंट्स, उसको समन करना वो जरूरी है। बट अगर यहाँ पे एक पूरा ही कॉर्पोरेशन अगर अक्यूज है तो उसमें कौन आएगा? कटघरा तो एक ही है, किसी एक को आना होगा। तो इसमें क्या है? रिप्रेजेंटेटिव वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कॉर्पोरेशन क्या है। कॉर्पोरेशन है बॉडी कॉर्पोरेट और जो कि रजिस्टर्ड है, सोसाइटी, जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि ये एक सोसाइटी ऑफ पीपल है। नेक्स्ट आ जाता है अगर कॉर्पोरेशन जो है अक्यूज है तो वो क्या करेगा? अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा। बहुत जरूरी है एक कटघरे में आने के लिए। नेक्स्ट इसके पास चीज है
वेयर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉर्पोरेट, अब देखो अगर रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेशन का जो है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है, प्रेजेंस में आ जाता है, और अगर उसके प्रेजेंस में कुछ भी करना चाहिए तो क्या उसके प्रेजेंस में क्या जाएगा, उसके प्रेजेंस में जो स्टेटमेंट्स है वो रीड की जाएंगी, स्टेट की जाएंगी, चार्जेस जो है वो रीड किए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे। पर अगर वो अपीयर नहीं करता है तो फिर इस जो क्लॉज 3 वाली चीजें हैं वो नहीं होंगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, वेयर अ स्टेटमेंट इन राइटिंग परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन और बाय एनी। अब देखो क्या है, कोई भी जो देखो अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो होगा, अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो मैनेजमेंट जो, अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होगा। पर अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और किसी ने अपॉइंट भी नहीं किया है तो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ये, अगर कोई भी क्वेश्चन है जो परपोर्ट कर रहा है कि ये रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है तो वो कौन डिटरमाइन करेगा, दैट शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस। अब देखो टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस में देखो टेंडर ऑफ पार्डन का सबसे पहला मतलब होता है कि ठीक है हम तुम्हें सारे उन सब चीजों से छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट मोर एविडेंस, हमें जो है और एविडेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले केसेस होते हैं। अब क्या है कि मान लो किसी के पास एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस मिला है और उसके पास क्या है और एविडेंस है। एविडेंस किस लिए जरूरी है, ताकि इस पूरी रैकेट को खत्म कर दिया जाए, या फिर दूसरी चीज, या फिर जैसे कि ड्रग रैकेट को खत्म करने के लिए क्या है उस इंसान को पार्डन दिया जा सकता है। ठीक है, ये नॉर्मली आप लोग यूएसए की टीवी सीरीज में आप लोग बहुत ज्यादा देखेंगे कि पार्डन ग्रांट करने के लिए आई प्लीड गिल्टी और मुझे ये पता है, या फिर जैसे कि डीए नहीं होता है जो जैसे कि यूएसए के टीवी सीरीज में देखेंगे कि आप लोग जो है वो डीए होगा, डीए जो है वो डील देता है ताकि ठीक है आप मुझे ये बता दो, हम आपको डील देते हैं कि आपको बस इतनी पनिशमेंट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी और आप लोग जो है बच जाओगे। तो ये उसी चीज से रिलेटेड है। इसमें कितने सेक्शंस है, इसमें है 306, 307 एंड 308 ऐसे टी बना के हैं। ठीक है, तो ये तो पार्डन से रिलेटेड है, ये तब है जब पार्डन कुछ दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब देखो टेंडर ऑफ पार्डन में क्या है, ऊपर की जो चीजें वो आप एक बार देख लो वीडियो पॉज करके, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर इंक्वायरी और ट्रायल में क्या है, टेंडर अ पार्डन टू सच पर्सन ऑन कंडीशन, इसमें कंडीशन दी जा रही है कि ऑफ इज मेकिंग अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, तुम्हें क्या है साफ साफ सच्चा सच्चा सब बताना है ऑफ द होल ऑफ द सर्कमस्टांसेस, कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उन्हें पता चलेगा, विद इन हिज नॉलेज, जो जो तुम्हें पता है सच सच बता दो। ठीक है, रिलेटिव टू, किस चीज से रिलेटिव में, रिलेटिव टू द ऑफेंस एंड टू एवरी अदर पर्सन कंसर्न। अब ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए क्या है, सारे पर्सन जानना जरूरी है कि कौन कौन इन्वॉल्व है, वेदर एज प्रिंसिपल और एबिटर इन द कमीशन देयर ऑफ, कि प्रिंसिपल है कि एबिटर है उसमें, कि यानी कि मेजरली इन्वॉल्व है या फिर कि एबेट कर रहे हैं बस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज में आया दिस सेक्शन अप्लाइज टू, ये सेक्शन किस पे अप्लाई करता है, पहला तो क्या करता है कि एनी ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन और बाय द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952। क्या एक्सक्लूसिवली कौन ट्राई करता है, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर स्पेशल जज ट्राई करता है। ठीक है, अब फिर बी में आया एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years। ठीक है, या फिर 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट, 7 साल या फिर 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट या फिर मोर सीवियर पनिशमेंट। ठीक है, कि जज कौन सा जज कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, या फिर स्पेशल। ठीक है, स्पेशल बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे कि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला आ गया तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बैठा है, स्पेशल जज है, वो पूरा डील करेंगे। या फिर 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा, ये आ गया, ये उन सेक्शंस में लगता है, क्योंकि कम पनिशमेंट दोगे, अगर कम कुछ दोगे तो वो 7 साल से कम ही की तो होगी, पनिशमेंट तो देनी है। देन नेक्स्ट क्या है, एवरी मजिस्ट्रेट हु टेंडर्स अ पार्डन अंडर सब सेक्शन 1 शैल रिकॉर्ड। अब क्या है, जो अब देखो कौन कौन हैंडल कर सकता है वो पता चल गया, कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैंडल कर सकता है वो पता चल गया। अब क्या है कि एवरी मजिस्ट्रेट जो टेंडर करता है पार्डन, वो क्या करेगा, पहले तो रिकॉर्ड करेगा रीजंस कि अरे आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, पार्डन क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरी है, हाँ एविडेंस बहुत जरूरी है, पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है रैकेट पकड़ना है। नेक्स्ट क्लॉज क्या है, whether the tender was or was not accepted by the person to whom it was made। अब टेंडर जो है वो एक्सेप्ट किया गया है, यस, या फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया है, वो बताना है। ठीक है, एंड शैल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द एक्यूज फर्निश हिम विद अ कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसको क्या कर देगा, वो कॉपी दे देगा। नेक्स्ट इसके बाद क्लॉज 4 में क्या आता है, एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सबसेक्शन 1।
ठीक है, क्या करेगा वो, शैल बी एग्जामाइंड एज विटनेस, विटनेस की तरह, देखो इधर लिखा है विटनेस की तरह जो है उसे एग्जामिन किया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड इन द सब्सिक्वेंट ट्रायल इफ एनी। नेक्स्ट क्या है, शैल अनलेस ही इज ऑलरेडी ऑन बेल, अगर वो पहले से ही बेल में है तो ठीक है, बट बाद में ये नहीं है कि तुम टेंडर पार्डन कर दिया जाए और फिर तुमको बेल मिल जाए, ऐसा नहीं है। वो क्या कर दिया जाएगा, डिटेन्ड इन कस्टडी अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, या तो ट्रायल होगा उसका या तो ट्रायल नहीं होगा, जैसा भी होगा, अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। ठीक है, कस्टडी में रखा जाएगा और छूटा हुआ है तो उसको छूटे रहने दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन क्लॉज आ जाता है, वेयर अ पर्सन हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन made under subsection 1 and has been examined under subsection 4, the magistrate taking cognizance of the offence shall, without making any further inquiry in the case, क्या करेगा, मजिस्ट्रेट कोई फर्दर इंक्वायरी किए बगैर क्या करेगा, कमिट इट फॉर ट्रायल, ट्रायल के लिए कमिट कर, देखो ऊपर की सारी चीजें हो गई हैं, एज अ विटनेस आ गया है, कस्टडी में भी है वो, ठीक है, वो क्या कर देंगे उसे, कमिट इट फॉर ट्रायल, सारे रीजंस भी रिकॉर्ड हो गए, अब क्या करना बचा है, ट्रायल करना बचा है। कौन ट्रायल करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन, एविडेंस कौन लेगा, मजिस्ट्रेट, विटनेस कौन, कहाँ पे बनेगा वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट पे बनेगा, बट ये ट्रायल कहाँ पे, वो कोर्ट ऑफ सेशन पे। If the offence is triable exclusively by the court or if the magistrate take cognizance is the chief judicial magistrate, अगर magistrate cognizance लेता है तो CJM यानी कि सबसे ऊपर वाला कोर्ट। अब दूसरा क्या है, टू अ कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, अब स्पेशल जज जो है अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 इफ द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट, उस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है। नेक्स्ट है, इन एनी अदर केस मेक ओवर द केस टू द CJM हु शैल ट्राई द केस हिमसेल्फ, क्या है, किसी और केस में क्या है, CJM को कर देगा ट्राई, एनी अदर केस मेक ओवर द केस टू द CJM हु शैल ट्राई द केस हिमसेल्फ, जो खुद ही वो केस को ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कौन से सेक्शन में आ जाते हैं, हमने देखो सेक्शन नंबर 306 जो सबसे बड़ा था उसे एक तरह से कवर कर लिया गया है। उसमें क्या है कि पूछा जाएगा कि तुम उसमें ऊपर क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुम क्या है, तुम पार्डन, मतलब तुम्हें पार्डन चाहिए, ठीक है, तो मुझे ये बता दो, अच्छा तुम्हारी सजा 7 साल से कम है, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में हो तुम या फिर स्पेशल जज में हो, ठीक है। अब जज क्या करेगा, अपने रीजंस रिकॉर्ड करेगा और फिर बोलेगा उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया है उसने पार्डन, तो फिर क्या करेगा, वो विटनेस बन जाएगा और फिर उसको कस्टडी में रखेगा, या नहीं है तो रख लेगा, नहीं है तो उसको बाहर ही रहने देगा क्योंकि वो बेल में एक तरह से कस्टडी में ही है, अदरवाइज वो कस्टडी में है तो ठीक है, उसको कस्टडी में रख दिया जाएगा, डिटेन इन कस्टडी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, क्लॉज 5 में क्या है कि तुम जल्दी जल्दी ट्रायल शुरू करो, बस ट्रायल शुरू करो, खत्म करो, ये सब निपटारा करो, क्योंकि आगे जो है उस ट्रैफिकिंग रैकेट को पकड़ना है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 307 में। सेक्शन नंबर 307 है, सेक्शन 307 है पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। ठीक है, एट एनी टाइम आफ्टर कमिटमेंट ऑफ अ केस बट बिफोर जजमेंट इज पास्ड, क्या है, केस के कमिटमेंट से पहले या फिर देखो कमिटमेंट के केस के बाद और फिर क्या है, जजमेंट के पहले, द कोर्ट टू विच द कमिटमेंट इज मेड में विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एट द ट्रायल द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन, क्या चाहिए, किसी इंसान का एविडेंस चाहिए, तो क्या करेगा वो, टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड इन और प्रिवी टू एनी सच ऑफेंस, टेंडर अ पार्डन ऑन द सेम कंडीशन टू सच पर्सन, उसी कंडीशन पे क्या है, टेंडर कर देगा पार्डन को। कब, अब देखो इसमें क्या है कि एट एनी टाइम आफ्टर कमिटमेंट ऑफ अ केस बट बिफोर जजमेंट द कोर्ट टू विच द कमिटमेंट इज मेड, जिस कोर्ट को क्या है कमिटमेंट किया गया है उसी कोर्ट पे क्या है वो टेंडर कर सकता है पार्डन। क्यों, क्योंकि उसको एविडेंस चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट 1 का सेक्शन है इसका, ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद कंडीशंस ऑफ पार्डन। अब देखो ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है क्योंकि इसमें ट्रायल उन लोगों का है। अब देखो जो लोग कंडीशंस, अब देखो कंडीशनल पार्डन मिला है ना, पार्डन जो है वो कंडीशन पे मिला है, वो कंडीशंस नहीं मान रहे हैं तो क्या होगा, उनका ट्रायल होगा। क्यों, क्योंकि वो कंडीशन नहीं मान रहे। अब इसमें क्या है, देखो जैसे जिन लोगों ने क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया टेंडर ऑफ पार्डन, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलता है कि मैं दावा करता हूं, मैं सर्टिफिकेट इस चीज पे लगाता हूं कि ये लोग क्या है विलफुली क्या है कंसील कर रहे हैं कोई चीज। अब कंसीलिंग एक अलग चीज होती है कि उन्हें पता ही नहीं है तो कंसील हो जा रहा है, या कि ये क्या है विलफुली कंसील कर रहे हैं कोई भी चीज, किस चीज जो एसेंशियल है, किस चीज के लिए फॉल्स एविडेंस मतलब या फिर फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, कोई जरूरी चीज जो है वो कंसील कर रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, उस या फिर उस कंडीशन से कंप्लाई नहीं कर रहे। यही दो मेन कंडीशन हो गई कि तुम्हें एविडेंस देना है। अब मान लो ड्रग ट्रैफिकिंग का वही बात ले लेते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग का या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो रैकेट है, उन्होंने मान लो गुड्डू भैया थे, उन्होंने मन्नू भैया बता दिया, गलत नाम बता दिया, उन्होंने कुछ झूठ बता दिया, ठीक है,
तो ये गलत बात हो गई ना, और ये कंडीशन तो यही थी कि तुम एविडेंस दोगे। तो उनका क्या किया जाएगा, ट्राइड फॉर द ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्डन वॉज सो टेंडर्ड, ठीक है, और फॉर एनी अदर ऑफेंस ऑफ विच ही अपीयर्स टू हैव बीन गिल्टी इन कनेक्शन विद द सेम मैटर। अब क्या है, वो क्या है, उस ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, तो उनको कनेक्शन है उससे, तो उसके लिए भी उनको ट्राई कर लिया जाएगा। और ऑलरेडी एक ट्रैफिकिंग, एक तो एसोसिएशन, और दूसरा क्या, उन्होंने कुछ ट्रैफिक किया होगा, है ना, किसी इंसान को इधर उधर ले जा रहे होंगे या ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे होंगे, वो चीज के लिए तो उन्हें किया ही जाएगा। साथ ही साथ अगर उनका एसोसिएशन जो पता ही है उन्हें, जिसके लिए उन्हें छूट दी जा रही थी, उसके लिए भी किया जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। अब देखो, पहली तो चीज हो गई कि वो किसी को ट्रैफिकिंग कर रहे थे, दूसरा वो एसोसिएटेड थे उस चीज से, तीसरा कि फॉल्स एविडेंस दे रहे थे, ठीक है। फॉल्स एविडेंस हमने कहाँ कवर किया है, फॉल्स एविडेंस हमने इससे पहले वाले चैप्टर में कवर किया है, इससे मतलब सॉरी इसके बाद वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे। उसमें ये है कि अगर कोई भी फॉल्स एविडेंस देता है तो उसके लिए उसको जो है सजा मिलती है। उसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 26, प्रोविजंस एज टू, अरे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ, चैप्टर नंबर 26 वही सारे आ जाते हैं उसमें, सेक्शंस 340 से लेकर के 352 तक। उसके बाद आ जाता है जजमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, चैप्टर 26 इतना हो गया कि फॉल्स एविडेंस वाला है। अब इसके बाद क्या है, एक और चीज है, प्रोविजो ये है कि ज्वाइंट ट्रायल नहीं होगा इसमें कोई भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब क्या है, उन लोगों को क्या है फर्दर कि इन लोगों को ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए ट्राई नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट विद द अगर हाई कोर्ट सैंक्शन करता है तो ही इन्हें किया जाएगा। एंड नथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 195 और 340 शैल अप्लाई टू दैट ऑफेंस। अब उसमें 195 और 340 जैसा कुछ भी एसोसिएट नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद है क्लॉज 2। क्लॉज 1 तो हो गया कि तुम्हारा ट्रायल होगा और किन किन केसेस में ट्रायल नहीं होगा। अब क्लॉज 2 है, एनी स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन। अब उसमें जिस इंसान ने टेंडरिंग पार्डन में कोई भी स्टेटमेंट की उसको क्या है, सेक्शन 164 के द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाएगी, और 306 में भी। अब इसके बाद क्या है, थर्ड क्लॉज, एट सच ट्रायल द अक्यूज्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू प्लीड। अब देखो, अब ये सब चीजें हो गई। पहले तो क्या हो गया कि तुम्हारा ट्रायल होगा, दूसरा हो गया कि ठीक है उसको रिकॉर्ड कर ही लिया गया है, बता दो सच सच क्या है। अब इसके बाद क्या है, वो बोलता है नहीं मालिक हमने ऐसा कुछ झूठ नहीं बोला है, ठीक है। यानी कि वो बोलता है, वो प्लीड करता है कि दैट ही हैज कंप्लाइड विद कंडीशन अपॉन विच सच टेंडर वाज मेड। वो बोलेगा कि हमारा नाम होगा गुड्डू भैया पर हमें मन्नू भैया, तो हमें तो यही पता था, उसे ही नहीं पता था, उसे नॉलेज ही इतनी थी और उसने अपनी जो नॉलेज है वो बोनाफाइडली दे दी, ठीक है। इट शैल बी फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव। अब फिर उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया, बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया प्रोसिक्यूशन पे। किस चीज के लिए, कि दैट ही हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद, कि उसने कंडीशन के साथ जो है कंप्लाई नहीं किया है। इतना समझ में आ गया कि 1 पे ये हो गया ट्रायल होगा, फिर 3 पे हो गया कि ट्रायल में उसने बोल दिया कि भैया ये प्लीड जो है हम कर रहे हैं कि हमने कंप्लाई किया है, तो फिर इसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन बोलेगा नहीं तुमने नहीं किया, प्रोसिक्यूशन पे आ गया बर्डन, ठीक है, क्योंकि जनरली तो यही माना जाता है कि उसने सच बोला होगा। तो अब इसके बाद क्या है, एट सच ट्रायल द कोर्ट शैल। अब देखो ट्रायल तो चल ही रहा है, इफ इट इज अ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो वहां पे क्या है, चार्ज जो है वो रेड आउट हुए हैं उससे पहले और चार्ज जो है वो एक्सप्लेन हुए हैं उससे पहले। और दूसरा क्या है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है तो एविडेंस लिए गए हैं उससे पहले विटनेसेस से, फॉर द प्रोसिक्यूशन इज टेकन। तो उसमें क्या होगा, आस्क करेगा, क्या करेगा, पूछेगा अक्यूज से वेदर ही प्लीड्स दैट ही कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑन विच द टेंडर ऑफ द पार्डन वॉज मेड। अब इसमें क्या कर दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि प्लीड करो, बताओ कि तुमने सच में कंप्लाई किया है कि नहीं। ये जो है ऊपर जो है बताना है, और इसमें ये है कि पूछा भी जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकता कि तुमने झूठ बोला है कोर्ट से, ठीक है, क्योंकि कोर्ट जनरली ये मान के चलता है कि कोर्ट के सामने जो है उन्होंने सच ही बोला होगा। अब नेक्स्ट क्लॉज है, इफ द एक्यूज जस्ट सो प्लीड। अगर एक्यूज ऐसा प्लीड करता है तो क्या होगा, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्लीड एंड प्रोसीड विद द ट्रायल। एक्यूज अगर ये प्लीड करता है तो कोर्ट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा उसे और प्रोसीड करेगा ट्रायल के साथ। एंड इट शैल बिफोर पासिंग जजमेंट इन द केस फाइंड वेदर और नॉट द एक्यूज हैज कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन। अब देखो ये सारी चीजें एक ट्रायल पे हो गई हैं, पर पूरा जो ट्रायल जो है वो कंप्लाई होने से पहले ये देखा जाएगा कि अब देखो अक्यूज ने जो है वो प्लीड नहीं किया है, तो कोर्ट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। कोर्ट ने देखो अक्यूज क्या किया है, अक्यूज ने प्लीड कर दिया है, अक्यूज ने प्लीड कर दिया है कि मैंने जो है कंडीशंस के साथ कंप्लाई किया है, ठीक है, मैंने कोर्ट को झूठ नहीं बोला है।
तो क्या करेगा, कोर्ट रिकॉर्ड करेगा उसकी प्ली को और प्रोसीड करेगा ट्रायल के साथ, और पासिंग जजमेंट से पहले वो फाइंड करेगा कि वेदर और नॉट द अक्यूज हैज कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन। अक्यूज ने तो बोल दिया, अब तो कोर्ट को खुद भी तो ढूंढना होगा ना कि उसने कंप्लाई किया है कि नहीं। एंड इफ इट फाइंड्स दैट ही हैज सो कंप्लाइड, इट शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड पास जजमेंट ऑफ एक्विटल। उसको क्या है, एक्विट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको फाइनली क्या है, एक्यूट कर दिया जाएगा। अब ये वीडियो जो है काफी लंबी हो गई है। सेक्शन नंबर 308 तक हो गया है, 300 से 308 तक। अब 309 से लेकर के आगे वाले जो सेक्शंस हैं वो विदाउट ट्रिक्स, ट्रिक्स के लिए जो है यही वीडियो देखनी होगी। विदाउट ट्रिक्स जो है वो आगे वाले सेक्शंस में आगे वाले में कवर कर दिया जाएगा, ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो सके और एक्सप्लेनेशन का टाइम थोड़ा कम हो सके। तो तब तक के लिए आप लोग प्लीज डू फॉलो एंड कमेंट और जो भी कुछ करते हैं, और थैंक यू।